ये है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पीसफुल कंट्री। एशिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को सिर्फ इसकी क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन ग्लोबली एक बहुत ही फेमस कंट्री है, खास तौर पर अपनी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। इनफैक्ट मशहूर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन खूबसूरत वादियों में की गई थी। यहाँ का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, गर्मी ना होने के बराबर, लॉन्ग विंटर्स और हैवी रेनफॉल्स। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% बड़ा है यूके से, लेकिन न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन करीब 13 गुना कम है इससे। इनफैक्ट अगर आप ये मैप देखें तो पता चलता है कि 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। 70% पॉपुलेशन यहाँ नॉर्थ में रहती है और इनमें से भी ज्यादातर लोग ऑकलैंड शहर में रहते हैं। लो क्राइम रेट्स और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होने के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है, आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। Perhaps the most historic house in New Zealand, now known as the Treaty House, because it was here that the Treaty of Waitangi was signed. This was the treaty that gave the Maoris their rights, privileges and freedom as British subjects. सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो ये क्लियरली दिखता है कि न्यूजीलैंड बाकी कॉन्टिनेंट से बहुत दूर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। सवाल ये उठता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर पानी के बीचों बीच इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे। अब यहाँ पर मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ लिखा है कि आज से 1000 साल पहले माओरीज ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन पर मौजूद पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। अब सोचने की बात यह है कि ये लोग अपने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड क्यों आए। हिस्ट्री में अगर पीछे जाएं तो माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड को 750 एडी में कूपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी जाल लगाता तो इससे पहले मछलियों को पानी में मौजूद ऑक्टोपस खा जाते थे और माओरीज के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन सब का मेन सोर्स ऑफ फूड थी ही ये मछलियां, तो काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इन्हें, जिसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि कूपे और इसके कुछ साथी समंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज करेंगे जहाँ खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज के लिए कूपे अपने बाकी माओरी साथियों के साथ पैसिफिक ओशन में उतरे। कुछ ही दिन के सफर के बाद इन्हें बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया जहां सी फूड, एनिमल्स और फ्रूट्स की अच्छी खासी सप्लाई थी और कोई इंसान नहीं रहता था इस आइलैंड पर। यह आइलैंड था न्यूजीलैंड, जो कि इन माओरीज के लिए एक बेहतरीन जगह बनी और इस तरह से माओरीज न्यूजीलैंड पर आबाद होना शुरू हुए। 17th सेंचुरी तक माओरीज सुकून से यहाँ रह रहे थे और बाकी मुल्कों से दूर होने की वजह से ना इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई खतरा था। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद ये सब बदलने लगा। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस कॉलोनीज बना रहे थे। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स और कंट्रीज डिस्कवर करें ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। इसी के चलते एक डच एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन पैसिफिक ओशन पहुंचे और 1642 में इन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। लेकिन जब टैस्मैन ने आइलैंड पर उतरने की कोशिश की तो माओरीज के साथ इनकी एक जंग हुई और मजबूरन इन्हें वापस भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढते हुए न्यूजीलैंड आ पहुंचे। लेकिन एक दफा फिर से जेम्स के फौजियों और माओरीज के बीच खून खराबा देखने को मिला और जेम्स को वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बार जेम्स ने सारे सफर का एक डिटेल्ड मैप बनाया और इसी मैप की मदद से 18th सेंचुरी में यूरोपियंस इस आइलैंड पर पहुंचना शुरू हुए। मगर इस बार इन्होंने माओरीज से स्मार्टली डील किया। इन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और करीब 100 साल बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे न्यूजीलैंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स और माओरीज के बीच 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वेतांगी का नाम दिया गया। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना। उस वक्त माओरीज की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय 40,000 तक जा पहुंची और इसके पीछे सिर्फ एक बड़ी वजह थी। एक्चुअली जब यूरोपियंस यहाँ आए तो ये अपने साथ वो बीमारियां भी लेकर आए जो यूरोप में आम थी। मसला ये था कि माओरीज इम्यून नहीं थे और इसीलिए यूरोपियन माइग्रेशन के बाद लोकल माओरीज बीमार होकर मरने लगे और यही वजह है कि आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में सिर्फ 17% माओरीज हैं और बाकी के यूरोपियंस और इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि न्यूजीलैंड का 80% एरिया खाली है, कोई नहीं रहता और सब लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड के इस साउदर्न रीजन में इतनी कम पॉपुलेशन इसलिए है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। यहाँ हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं और जमीन इतनी अनइवन है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स वगैरह बनाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ की जमीन बहुत ही ड्राई और इनफर्टाइल है जिसकी वजह से इरिगेशन नहीं की जा सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की ज्यादातर आबादी नॉर्दर्न आइलैंड पर देखी जा सकती है। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की, जिसके बाद एशिया से बहुत
से लोग यहाँ रहना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में मच नीडेड बूम देखने को मिला। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स हैं, जो कि ज्यादातर ऑकलैंड में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया की लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।